चलिए बेटा, लाइव क्लास का आज दूसरा दिन है और हम आपको इस क्लास में आपको पढ़ा रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको तो हम पिछला क्लास में बताए थे, याद होगा कि गवर्नर जनरल किन के बारे में बताए थे? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आपको पिछला क्लास में हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताए थे, जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल थे। आपको हम बोले होंगे कि लॉर्ड डलहौजी का जो पीरियड था, यानी जो काल था, यानी जिस अवधि में थे, वो था 1848 से लेकर के 56। आपको 1848 से लेकर के 56 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी। और आपको बोले होंगे कि इनके समय में बहुत सारे काम हुए। आपको इनके काम बताए थे, आपको हम 2 मिनट बोल रहे हैं कि इन्होंने इनके शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेलवे का परिचालन हुआ। क्या पता है ना आपको? 16 रेलवे का परिचालन हुआ, मतलब सबसे पहली बार रेल चली। और रेलवे का जो परिचालन हुआ 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, 2 स्थान के बीच चली थी। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। हम ये भी बताए थे बेटा आपको हम कि इनके शासनकाल में ही इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी। इनाम कमीशन क्या होता है, पिछला क्लास में आपको हम बता दिए थे। हम इनाम कमीशन आपको कुछ बुक में इनाम कमीशन की स्थापना के संबंध में दे रहेगा कि 52 में हुई, लेकिन रियल में इनाम कमीशन की स्थापना 54 में हुई थी। और इनाम कमीशन की स्थापना कर करके अंग्रेजों ने वैसे भूमि को चिन्हित किया जिस भूमि पर टैक्स नहीं चुकाया जाता था, और जिस भूमि पर टैक्स नहीं चुकाया जाता था उस भूमि को अंग्रेज हड़प लेता था। नहीं, ये किनके समय में हुआ? आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऐसे सबको पता कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति, जिसको व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं और गोद निषेध नीति भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। आपको पता है कि इस नीति के तहत आपको डलहौजी ने कहा कि जिस भारतीय राजा के पास कोई अपना संतान नहीं है तो उनके मरने के पश्चात उनके सारी संपत्ति को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएंगी या अंग्रेजों द्वारा हड़प ली जाएगी। यही था हड़प नीति। देंगे इसमें भी प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय राजा का अपना संतान नहीं होता था तो किसी को गोद ले लेते थे, गोद देंगे, गोद ले लेते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, राजा के मरने के बाद गोद लिया हुआ बालक का उनका संपत्ति नहीं होगा, वो अंग्रेजों के अधीन चलाएगी। इनाम कमीशन हम बताए थे कि इन्हीं के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1856 में देंगे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध पता है बेटा कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया। और कुशासन का आरोप, कुशासन मतलब अच्छा से शासन आप नहीं करते हैं, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। ये भी बोले थे आपको हम। इतना ही नहीं, 1856 ईस्वी में ही आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में उन लोग को जो तोपखाना का मुख्यालय था, तोपखाना जहां तोप रखता था, वो पहले कोलकाता में रखता था, लेकिन कोलकाता से स्थानांतरित कर करके मेरठ में कर दिया था। मेरठ जिला आज भी है यूपी का, पता है आपको? देंगे तो लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजी तोपखाना जहां तोप रखी जाती थी, अंग्रेजी तोपखाना को कलकत्ता से स्थानांतरित कर मेरठ में शिफ्ट किया गया था इन्हीं के समय में। इतना ही नहीं, और वो करेंगे आपको ऐसा हम बताए थे। और इन्हीं के समय में सेना का मुख्यालय कहते हैं हेड ऑफिस को बेटा, हेड क्वार्टर इसको कह सकते हैं आप। देंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में सेना का मुख्यालय शिमला को बनाया गया था, या शिमला में बनाई गई थी सेना का मुख्यालय। देंगे ऐसे तो बताए थे कि इनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए, हम बताए थे। इन्हीं के शासनकाल में आपको हम बोले थे कि आपको डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। डाक प्रणाली 1854 में। इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। देंगे 1853 में, लेकिन कुछ बुक में 54 कर दिया हो। आपको भारत में देंगे, भारत के आप कहे दुनिया में पहली बार डाक टिकट जो जारी की गई, दुनिया में भी कह सकते हैं आप, कराची में। आपको पता है कि कराची पाकिस्तान में है। देंगे ये सब हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि पिछला क्लास में हम बता चुके थे। तो गौ करेंगे, आपको हम क्लियर कर दें कि लॉर्ड डलहौजी के पश्चात जो गवर्नर जनरल बनते हैं
वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं बेटा आपका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में कुछ हम बोले होंगे। लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, इनका पीरियड होता है 1856 से लेकर के 1862। 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी है, ये ध्यान देंगे आपको ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग ये तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। आपको बता दें किनके समय में क्या हुआ, आपको बता दें इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। कौन कोर्ट? हाई कोर्ट एक्ट। गौर से सुनिएगा, हाई कोर्ट एक्ट, इसको कहते हैं उच्च न्यायालय अधिनियम। इसी को हिंदी में कहते हैं बेटा उच्च न्यायालय अधिनियम। उच्च न्यायालय अधिनियम जानेंगे तो हाई कोर्ट एक्ट जानेंगे किनके समय में पारित हुआ, नहीं पास हुआ, तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये जो हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, इसी एक्ट के तहत इसमें नियम बनाया गया। इसी में कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों में, 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन ये बता चुके थे, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, जिसको मद्रास कहते हैं आप। तो करेंगे तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। यही हाई कोर्ट एक्ट जो बना, इसी हाई कोर्ट एक्ट में अधिनियम बना, नियम बना। इसी नियम में कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जानेंगे। तो इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1862 में। तीनों प्रेसिडेंसियों में, तीनों प्रेसिडेंसी समझते हैं ना सब लोग, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? 1856 के एक्ट के तहत। 1856 में जो नियम बना उसको कहा गया उच्च न्यायालय अधिनियम, या अंग्रेजी में हाई कोर्ट एक्ट। अगर पूछता है किस एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो कहेंगे 1856 का हाई कोर्ट एक्ट। लेकिन पूछेगा कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1862 यानी 1862। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, तो इन्हीं के समय में हुआ। आपको बता दें, आपको लॉर्ड कैनिंग तो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये अभी क्या है? भारत के गवर्नर जनरल। भारत के क्या है? गवर्नर जनरल पद है, सबको पता है, ये भारत के गवर्नर जनरल है। देंगे हुआ क्या, इन्हीं के समय में 1858 में एक नियम बना। 1858 में एक नियम बना जिसको 1858 का अधिनियम कहा जाता है, जिसको 1858 का अधिनियम कहा जाता है, बता दें। तो इन्हीं के समय में 1858 का अधिनियम बना। अधिनियम इस 1858 में अधिनियम बना, तो उसमें क्या कहा गया? अरे नियम बना तो उसमें कुछ बातें कही गई होंगी। तो 1858 के अधिनियम में कहा गया कि जो अभी भारत के गवर्नर जनरल हैं, सोच के देखो कि 1858 में 56 से 62 तक है। 1858 में भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। क्या कोई दिक्कत है? क्या नहीं है। तो 1858 में जो नियम बना, उस नियम में कहा गया कि जो अभी भारत के गवर्नर जनरल हैं, वही व्यक्ति अब भारत के वायसराय कहे जाएंगे। बात को समझिएगा, पद चेंज हो गया। माने जो पहले गवर्नर जनरल जो पद था, उसको वायसराय में चेंज कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। ध्यान देंगे, इस अधिनियम में कहा गया कि जो व्यक्ति अभी माने कब? 1858 में जो व्यक्ति अभी भारत के गवर्नर जनरल हैं, वही व्यक्ति अब भारत के वायसराय कहे जाएंगे। तो अब बता दो बेटा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे? भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि अभी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसमें कहा गया कि जो अभी गवर्नर जनरल है, वही व्यक्ति अब भारत के वायसराय कहा जाएगा। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय जानेंगे, प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय पद हो गया, आपको लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग आपको पिछला क्लास में या ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर होता है। आपको बोले होंगे
कि वायसराय जो थे इंग्लैंड के सम्राट से डायरेक्ट बात कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल वहां के सम्राट से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। भाया मीडिया गौ करेंगे पावर थी, तो गौ करेंगे इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन बन गए, आपको लॉर्ड कैनिंग। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो बेटा कि आपको भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, इनके बाद तो कोई गवर्नर जनरल बना नहीं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये भी कह सकते हैं आप। चलिए और लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, इन्हीं के समय में बता देंगे आपको प्रसिद्ध विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ था। सोचिए 57 इसी में आएगा, 56 से 62 तक रहे हैं। इन्हीं के समय में आपको 1857 का बता देंगे प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, जिसको सब लोग जानते हैं आप लोग। इन्हीं के समय में गौर करेंगे 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह बता देंगे। इस विद्रोह के समय मुगल शासक थे, जब भारत में 1857 में विद्रोह हो रहा था बता देंगे देश को आजाद करने के लिए गौ करेंगे, तो उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो गौ करेंगे सबको पता है किसी विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय को आपको गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली में हुमायूं के कब्र के पास से, क्योंकि छिप गया था वहां पर जाकर के गिरफ्तार कर करके उसको रंगून जेल में भेज दिया गया था, गिरफ्तार करके रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहां पर जीवन व्यतीत करते हुए 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु, तो आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश के अंतिम राजा थे, और इन्हीं के शासनकाल में मुगल वंश के शासन को अंत कर दिया गया था। माने इसके बाद कोई मुगल वंश के राजा नहीं बने। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आपको मुगल शासन को अंत कर दिया गया था। मुगल शासन का अंत, मुगल शासन का अंत, मुगल शासन का अंत किसके समय में किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1800 जो नियम बना 1858 में, इसी के तहत आपको पता होगा कि आपको इन्हीं के शासनकाल में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, ये क्या है हम बताएंगे, टेंशन लेना नहीं है। आपको इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही इंडियन काउंसिल एक्ट, इन्हीं के शासनकाल में गौर करेंगे आपको इन्हीं के शासनकाल में आपको 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट डाल देंगे। इंडियन आपको इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। इसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम बोलते हिंदी में। और इन्हीं के समय में 1861 ईस्वी में ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या है हम बताए थे आपको, इन्हीं के समय में विभागीय प्रणाली की भी, विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो आपको सिस्टम ये लागू की गई। आपको क्लियर कर दे बेटा कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आपको विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले क्या था कि सभी विभाग का काम एक ही जगह होता था, इसमें क्या कर दिया गया कि हर एक विभाग को अलग अलग कर दी गई कि शिक्षा से संबंधित काम शिक्षा विभाग में होगी, भूमि से संबंधित काम राजस्व विभाग में होगी, यानी सबका अलग अलग विभाग बना दिया गया। जानेंगे सबको पता है। तो विभागीय प्रणाली, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1861 में हुई। किनके समय में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। क्या दिक्कत, जानेंगे 1861 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, जानेंगे ये क्या है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना, जानेंगे उस एक्ट के तहत आपको क्या प्रावधान किया गया, सुनिए। पहले क्या था कि जब कानून बनाते थे अंग्रेज लोग, तो कानून बनाने वाले समूह में भारतीयों को शामिल नहीं की जाती थी, भारतीयों को शामिल नहीं की जाती थी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट बन जाने के पश्चात जब वो लोग कानून बनाते थे तो कुछ भारतीय व्यक्ति को भी उसमें शामिल करने लगे। यही इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत आपको कानून बनाने में भी, शासन करने में भी आपको भारतीयों की भागीदारी होने लगी। आपको इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होने के पश्चात
बात को समझ गए? जानेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ, जो पास हुई 1861 में हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। किनके समय में? लॉर्ड कैनिंग। अब समझ गए होंगे कि ही इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट जब पारित हो गया तो कानून बनाने में अंग्रेज लोग भारतीयों को भी शामिल करने लगा और शासन करने में भी भारतीयों को भी शामिल करने लगा, ये इंडियन काउंसिल एक्ट बन जाने के पश्चात। तो ये सारा काम किनके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। आपको इतना ही नहीं, आपको हम बता दें, लॉर्ड मैकाले का नाम सुने हैं? वो जानेंगे लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेज शिक्षा पद्धति का विकास किया था। पता है आपको? अंग्रेज शिक्षा पद्धति का विकास आपको लॉर्ड मैकाले ने की थी 1835 में। लॉर्ड मैकाले एक कानून का जानकार भी था। लॉर्ड मैकाले ने आपको बहुत सारे नियम बनाए थे आपको भारत में शासन करने के लिए, तो उस नियम को आपको कानून बना दिया गया। नियम बनाए थे, लेकिन सरकार, अंग्रेज सरकार जब तक उसको वैल्यू नहीं देंगी, जब तक वो उसको मानता नहीं है, तो मैकाले ने आपको बहुत सारे नियम कानून बनाए थे भारत पर शासन करने के लिए, जानेंगे। और तो उसी नियम कानून को, जो नियम बनाए थे, उसी नियम को अंग्रेजों ने कानून बना दिया। को सचिन कुमार 4 घंटा रेगुलर क्लास की बात करते हैं आप। आपका क्लास जो चल रहा है बेटा, जो टाइम टेबल है आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। यूट्यूब पर आपको दिया हुआ है टाइम टेबल, उसको देख लीजिए, उसी का आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, जब टाइम चेंज कुछ का होगा तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको। हाँ, ध्यान देंगे तो क्लियर है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये सब काम हुए। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही विधवा पुनर्विवाह का चर्चा किए थे। विधवा पुनर्विवाह को स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसमें जब ये नियम बन गया तो विधवा भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ये सब किनके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग। अब समझ गए होंगे कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ। क्लियर है? तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके लिए हाई कोर्ट एक्ट बना 56 में। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुई। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ। मुगल शासन का अंत इन्हीं के शासनकाल में हुआ। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। जानेंगे आपको सारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ। इनके समय में क्या क्या हुआ वो आपके सामने है। ते रहा लॉर्ड कैनिंग। हम लोग आगे बढ़े। लॉर्ड कैनिंग के पश्चात जानेंगे, लॉर्ड कैनिंग के पश्चात बता दें आपको, लॉर्ड कैनिंग के पश्चात जो भारत के अगला वायसराय बनते हैं, अब वायसराय हो गया, अगला जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। हालांकि इनके समय में कोई विशेष चीज हुआ नहीं है, लेकिन एक आपको हम जोड़ दे खाली, आपको अगला जो वायसराय बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नाम बोल देंगे, इनके समय में कोई विशेष काम नहीं है। आपको लॉर्ड कैनिंग के पश्चात भारत का अगला जो वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका पीरियड होता है 1862 से 63। ध्यान देंगे 1862 63 1863 से 64 इनका पीरियड होता है। 1863 से 1864 इनका पीरियड है। आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम, खाली क्रम हम जोड़ देंगे इनके बाद कौन बने। इनके समय में को ज्यादा बेहतर काम नहीं है, चर्चित काम नहीं है। हाँ, एक है, हम बता देते हैं आपको। लॉर्ड कैनिंग के पश्चात भारत का अगला वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन बनते हैं? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब बेटा बता दें कि इनके समय में भारत में क्या क्या हुआ। तो एक बड़ा काम हुआ, इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। बहावी आंदोलन, आप नाम सुनोगे, इनके समय में बहावी आंदोलन, आपको एक आंदोलन चला था बेटा, आपको बहावी आंदोलन। कौन आंदोलन? बहावी। ये बात को समझेंगे, बहावी आंदोलन, आपको बहावी आंदोलन का दमन किया गया था जो चल रहा था। इसे बहावी आंदोलन का पीरियड है 1830 से लेकर के 1860। ये बहावी आंदोलन चले थी 1830 से लेकर के 1860 तक। तो गौर करेंगे तो ऐसे यहां पर ध्यान देंगे, हालांकि आगे भी विस्तार हुआ था।
तो आप इसको ऐसे कर दें, 1830 से कर दें 1869 कर दें, आप 1830 से 69 कर दीजिए आप। वहाबी आंदोलन का पीरियड 1830 से 69 तक, और कहा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में वहाबी आंदोलन को दमन कर दिया गया था। दमन समझते हैं, रोक लिया गया था। ये वहाबी आंदोलन का मेन नेता थे आपको सर सैयद अहमद खां, रायबरेली के थे। वहाबी ये भी अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन था। जानेंगे आपको सर सैयद अहमद रायबरेलवी भी लिखा जाता है। आपको सर सैयद अहमद रायबरेलवी, अहमद है, सर सैयद अहमद रायबरेलवी, रायबरेली के थे। रायबरेलवी के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन जो चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस आंदोलन का दमन रोक दिया गया। किनके समय में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, और एक किसी और जानना है बेटा कि इनकी मृत्यु हो गई थी आपको धर्मशाला में। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? आपको धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई। इनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई। क्लियर है? एक चीज और बता दें, कोई बुक में इनका पीरियड 62 से 63 लिखा हुआ है, तो ये माइंड नहीं करेंगे, रियल है कि 63 64, आपको गौर करेंगे 62 तक रहे लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान देंगे, तो इनके समय में दो चीज आनी है कि आपको पूछेगा किस वायसराय की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई, तो क्या कहेंगे? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। किसकी मृत्यु? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगर पूछे, ध्यान देंगे, किस वायसराय के शासनकाल में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया, ध्यान देंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप लॉर्ड एल्गिन प्रथम। वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सर सैयद अहमद रायबरेलवी। सर सैयद है बेटा आपका, सर सैयद अहमद रायबरेलवी। रायबरेलवी इसलिए जुट गया क्योंकि वो जो था रायबरेली का था। रायबरेली आप नाम सुनेंगे कि यूपी में है। चलिए, तो इनके बारे में इतना ही जाने, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में। किनके बारे में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़े हम लोग। अब लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद, जो अगला जो वायसराय बनते हैं, वो बनते हैं सर जॉन लॉरेंस। कौन बनते हैं? सर जॉन लॉरेंस। अगला जो वायसराय बनते हैं बेटा, ध्यान देंगे, वो बनते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, ध्यान देंगे, इनका पीरियड है, ध्यान देंगे, 1864 से लेकर के 1869 तक। 1864 से लेकर के 1869 तक सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये जान जाइए। इनके शासनकाल में ही भूटान ने अंग्रेजी साम्राज्य पर हमला किया था। याद रखिएगा, भूटान छोटा सा देश, वो अंग्रेजों पर हमला किया था। अंग्रेज जो क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, वो अंग्रेजी साम्राज्य हो गया। अंग्रेज जितने बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था, वही अंग्रेजी साम्राज्य थी। तो वो करेंगे, इन्हीं के शासनकाल में भूटान जानवे करते हैं आप, एक छोटा सा देश है। भूटान ने 1865 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य पर हमला किया था। अंग्रेजी साम्राज्य पर, या अंग्रेजी साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी साम्राज्य पर देंगे, अंग्रेजी साम्राज्य पर हमला किया था। देंगे हमला या आक्रमण कर सकते हैं। तो गौर करेंगे, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही 1865 ईस्वी में, देंगे 1865 ईस्वी में भूटान ने अंग्रेज साम्राज्य पर हमला किया था। किनके शासनकाल में? सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। इतना ही नहीं, आपको क्लियर कर दें कि सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही 1865 ईस्वी में, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच आपको समुद्री टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। जानेंगे, टेलीग्राफ लाइन जो आपको सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं बिना कोई भौतिक वस्तु का इस्तेमाल किए हुए, यानी आपको विद्युत के माध्यम से वो जाती थी। जानेंगे, तो 1865 ईस्वी में ही, 1865 तो इन्हीं के पीरियड में आएगा बेटा, क्योंकि इनका अवधि है 1864 से लेकर 69 तक।
इनका अवधि है आपको, इनका अवधि है 1864 से लेकर के 1864 से लेकर 69 तक। तो क्लियर है। तो इन्हीं के शासनकाल में 1865 ईस्वी में ध्यान देंगे सर्वप्रथम ध्यान देंगे यूरोप तथा भारत, सर्वप्रथम यूरोप तथा भारत के बीच ध्यान देंगे समुद्री टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। ध्यान देंगे समुद्री टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी भारत में पहली बार। देंगे ये बनाई गई थी। क्वेश्चन में पूछा गया, याद रखिएगा। तो गौ करेंगे तो भारत और यूरोप के बीच सबसे पहली बार समुद्री टेलीग्राफिक लाइन आपको कब बिछाई गई? तो 1865 में। किनके समय में? तो सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। पीरियड को देख लिए, पता चल जाएगा आपको। कहा जाता है कि इन्हीं ये जो सर जॉन लॉरेंस थे, आपको बता देंगे इसके पहले जितने भी अंग्रेज थे वो अफगानिस्तान पर हमला कर उसे अपना साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। अफगानिस्तान को नाम सुनोगे। लेकिन ये जो सर जॉन लॉरेंस थे उसके साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति के मतलब उसके कार्यों में कोई दखल अंदाजी नहीं किया, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। जब हस्तक्षेप नहीं किया तो क्या हुआ? अहस्तक्षेप हुआ। गौ करेंगे, बात को समझिएगा। इन्हीं के शासनकाल में, और जानते हैं कि अफगानिस्तान के शासक थे शेर अली। कौन अली? शेर अली। ये शेर अली के साथ दोस्ती कर ली। देखिए, इसके पहले जितने भी थे अंग्रेज, वो वहां के शासक से दोस्ती नहीं किया, वो तो उसको हड़पने के चक्कर में रहता था। लेकिन आपको सर जॉन लॉरेंस ऐसा वायसराय थे जो अफगानिस्तान के शासक के साथ दोस्ती कर ली। मैंने उसके दोस्ती हो गया तो उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा। यानी ये सबसे पहला जो व्यक्ति था सर जॉन लॉरेंस, जो अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और वो वहां के शासक शेर अली के साथ दोस्ती कर ली। तो ध्यान देंगे, तो इन्हीं के शासनकाल में अफगानिस्तान के साथ जानेंगे, अफगानिस्तान के साथ सर्वप्रथम अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अहस्तक्षेप की नीति माने उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसी को शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है। आपको इसी को शानदार निष्क्रियता की नीति या सिद्धांत कहा जाता है। तो यानी जो सर जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती कर ली या उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं की, यानी हस्तक्षेप किया, तो ये जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसी को शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है, या शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो गौ करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान के साथ शानदार निष्क्रियता का नीति का अनुपालन किस वायसराय ने की? तो आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। कहा जाता है कि सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही आपको उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था। उड़ीसा में भयंकर अकाल 1866 में। इतना ही नहीं, आपको 1868-69 में आपको बुंदेलखंड और राजपुताना में भी अकाल पड़ा था। राजपुताना एक जगह है राजस्थान में, बुंदेलखंड जो एक जगह है उत्तर प्रदेश में। हालांकि पहले बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता था बेटा, लेकिन गौ करेंगे, आपको बता दें सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही बता देंगे 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। उड़ीसा में बता देंगे भयंकर अकाल, उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, याद रखिएगा, भयंकर अकाल पड़ा था। किनके समय में? सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में उड़ीसा में भयंकर अकाल। और 1868-69 ईस्वी में 1868-69 में आपको बुंदेलखंड यूपी में है। बुंदेलखंड कहाँ? यूपी में। और राजपुताना राजस्थान में। बुंदेलखंड राजपुताना जगह का नाम है, बुंदेलखंड जगह का नाम है। ये यूपी में है, ये आपका राजस्थान में है, ध्यान देंगे, राजस्थान। तो ये इन्हीं के समय में 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा,
और 1868-69 में बुंदेलखंड और राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल तो समझते होंगे सब लोग, संकट एक प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। चलिए, तो तब क्या हुआ, जब ये वायसराय थे, तिनके समय में जब भयंकर अकाल पड़ा, तो अकाल से निपटने के लिए, माने इस संकट से निपटने के लिए सर जॉन लॉरेंस ने एक अकाल आयोग की स्थापना की, एक संस्था बनाया ताकि अकाल से निपटा जा सके। और इस अकाल आयोग के अध्यक्ष थे कॉलिन कैंपबेल। कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। यानी स्पष्ट हो गया बेटा कि सर जॉन लॉरेंस ने, अरे ये जब शासन कर रहे हैं, इनके समय में अकाल पड़े तो अकाल से निपटेंगे ही ना। जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी अभी भारत पर शासन कर रहे हैं, जानेंगे भारत के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ जाए, तो अकाल की समस्या को दूर कौन करेंगे? जो शासक हैं नरेंद्र मोदी, वो करेंगे। उसी तरह से जब भारत के शासक के रूप में, यानी वायसराय के रूप में सर जॉन लॉरेंस थे, तिन्हीं के समय में जब उड़ीसा और बुंदेलखंड राजपूताना में अकाल पड़ी, तो उस अकाल से निपटने के लिए एक अकाल आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे आपको कॉलिन कैंपबेल। कौन थे? कॉलिन कैंपबेल, या कैंपबेल कह सकते हैं, कॉलिन कैंपबेल। हाँ, कैंपबेल। ध्यान देंगे, आपको हेनरी कैंपबेल वही है, ध्यान देंगे। ऐसे पूरा नाम है हेनरी कॉलिन कैंपबेल, प्रीति कुमारी, ध्यान देंगे वही है। हेनरी कॉलिन कैंपबेल भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनरी कॉलिन कैंपबेल भी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? अकाल आयोग का। अकाल आयोग एक बनाया गया संगठन, इसमें कई लोग होते होंगे। वो किस लिए काम करेंगे? माने अकाल पर काम करेंगे ताकि अकाल से निपटा जा सके। चलिए गौर करेंगे, तो इनके समय में ये सारे कार्य हुए। किनके समय में? आपको सर जॉन लॉरेंस। तो याद रखेंगे कि सर जॉन लॉरेंस, क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसे 3 क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका, कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई? तो आप कहेंगे 1865। टेलीग्राफ लाइन के सहारे वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। कैसे आप टेलीफोन से आज बात करते हैं या मोबाइल से, देंगे। तो आपको भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई? 65 में। किनके समय में? सर जॉन लॉरेंस। देंगे, ये भी पूछा गया। दूसरा पूछा गया कि आपको शानदार निष्क्रियता का नीति आपको किस वायसराय ने लागू की? तो सर जॉन लॉरेंस। किसके साथ की? तो अफगानिस्तान के साथ। या अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे सर जॉन लॉरेंस। कौन था वो? सर जॉन लॉरेंस। देंगे, एक क्लियर है। आप उड़ीसा में भयंकर अकाल कब पड़ी? 1866 में, और राजपूताना बुंदेलखंड में 1868 और 69 में। और इस अकाल से निपटने के लिए इन्होंने, यानी सर जॉन लॉरेंस ने अकाल आयोग की स्थापना हेनरी कॉलिन कैंपबेल की अध्यक्षता में की। ठीक है, चलिए गौर करेंगे, हम लोग आगे बढ़े। बैकग्राउंड चलिए गौर करेंगे। अब इनके बाद, ये तो 69 तक रहे, ध्यान देंगे। इनके बाद जो अगला वायसराय बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, यानी सर जॉन लॉरेंस के पश्चात जो अगला वायसराय बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो याद रखिएगा। इनका पीरियड है 1869 से 1872। इनका पीरियड है 1869 से 1872। ध्यान देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है वो। तो लॉर्ड मेयो जब भारत के वायसराय बने, तो अब जानना है कि इनके समय में क्या क्या हुआ, इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ये बताने जा रहे हैं आपको हम। ध्यान देंगे, इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ये भी क्लियर बताने जा रहे हैं आपको हम। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, यानी वहां जो कॉलेज की स्थापना किया अपने नाम पर कर दिया। आपको इनके शासनकाल में ही आपको क्लियर कर दें, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही आपको क्लियर कर दें, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही आपको मेयो कॉलेज की स्थापना,
मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में अजमेर में की गई। क्लियर है? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1872। तो 1872 ईस्वी में एक मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना कहां की गई? अजमेर में। अजमेर कहां है? राजस्थान में। अजमेर में की गई। अजमेर आपका राजस्थान में है, ये जान जाइए। अजमेर कहां है? राजस्थान में। तो मेयो कॉलेज क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं के शासनकाल में, यानी लॉर्ड मेयो पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को। चलिए आपको बता दें, इन्हीं के शासनकाल में 1872 ईस्वी में आपको सबसे पहली बार कृषि विभाग की स्थापना की गई। कौन विभाग? कृषि विभाग। इन्हीं के शासनकाल में 18, ऐसे जान जाइए, एक चीज और बता देंगे आपको। 1872 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम जानेंगे एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। तो गौ करेंगे, तो कृषि विभाग की स्थापना आपको सबसे पहले आपको किनके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में किया गया। जानेंगे कब? 1872। कृषि विभाग का क्या काम होगा? कि कृषि से संबंधित समस्या को हल करेगा। वो कृषि से संबंधित जितने भी समस्याएं होंगी, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनका निदान करेंगे कृषि विभाग। तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई? 1872। इतना ही नहीं, आप जानते हो कि 1872 ईस्वी में ही सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा गया यार के, आपको क्लियर कर दें कि आपको भारत में सर्वप्रथम जनगणना जिसको आप सेंसस कहते हो, ध्यान देंगे, भारत में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत आपको लॉर्ड मेयो ने ही करवाई थी 1872 में। लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं थी। नियमित मतलब रेगुलर नहीं हुआ। आप जानते हो कि आज हमारे यहाँ नियमित जनगणना होती है। नियमित जनगणना का मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार होना। जैसे आज को आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आज जो जनगणना होती है हर एक 10 साल पर, आपको पता होगा हमारे यहाँ जनगणना होती है कितने साल पर? 10 साल पर। ये जानते हैं आप? वो करेंगे ये नियमित है। लेकिन आपको सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में एक प्रयोग के तौर पर लॉर्ड मेयो ने ही करवाई थी। वो प्रयोग कर रहे थे कि आपको जनगणना करवाना आपको अच्छा होगा कि नहीं, जानेंगे आपको शासन करने में सहूलियत इससे होगा कि नहीं। ये प्रयोग किए, लेकिन ये रेगुलर नहीं करवाया। जानेंगे नियमित जनगणना नहीं थी, एक जानेंगे ये इरेगुलर था। वो करेंगे और तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने करवाई। एक प्रायोगिक जनगणना थी, प्रयोग करके देख रहा था कि जनगणना कराने से बेनिफिट है कि नहीं। तो ये प्रायोगिक जनगणना यानी भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत आपको किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो। ये जनगणना थी प्रायोगिक जनगणना। ये जनगणना थी प्रायोगिक जनगणना थी, याद रखिएगा। मैंने प्रयोग करके देख रहा था कि जनगणना कराना अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन ये नियमित नहीं थी। ये नहीं कहा था कि हर एक 10 साल पर होगा। आपको भारत में एक चीज यहां पर और बता दें, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत आपको लॉर्ड रिपन ने करवाई 1881 में। जानेंगे भारत में, यहां नोट्स में समझेंगे, ऐसे हम पढ़ाएंगे भी आपको। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत आपको 1881 में की गई। शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, शासन में हुई थी। जानेंगे लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत, उन्होंने इन्हीं के समय से प्रत्येक 10 साल पर हमारे यहाँ जनगणना होती है। ये नियमित हुआ, लेकिन आपको जो 72 में शुरू हुआ था नियमित जनगणना नहीं थी। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करवाई, तो लॉर्ड रिपन कहेंगे। ये नियमित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 साल पर।
ये कब हुई शुरू? 1881 में। लेकिन क्वेश्चन कहे कि भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 कहेंगे। अगर पूछे कि नियमित की अनियमित, तो आप कहेंगे अनियमित। जानेंगे किनके समय में शुरू हुआ, तो लॉर्ड मेयो। या भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। ये रहा। और लॉर्ड मेयो के बारे में कहा जाता है बेटा कि इसको एक अफगान व्यक्ति ने चाकू से गोंदकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो को आपको चाकू से गोंदकर, माने चाकू घोंपकर कह सकते हैं आप, इसकी हत्या आपको एक अफगान व्यक्ति ने कर दी थी। जानेंगे तो इसकी हत्या आपको अजमेर में ही आपको जानेंगे, लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान व्यक्ति ने कर दिया। एक अफगान व्यक्ति ने कैसे? चाकू से गोंदकर कर दिया था 1872 में ही। 1872। एक चीज यार आप देख रहे होंगे कि इनके समय में जितना काम है बताए हैं सब 1872 में है। क्या पता चल रहा है आपको? आपको लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जितना हम काम बताए सब 1872 में है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए 1872 में इनको चाकू से गोदकर हत्या कर दिया गया। 1872 में ये मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में ही ये भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत करवाई। क्लियर है? तो एक ये भी दिमाग में रखिएगा कि इनके समय में जितना भी काम हुआ लगभग आपको 1872 में हुआ। लॉर्ड मेयो के पश्चात जो अगला वायसराय बने वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। याद ध्यान देंगे, आगे बने लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ध्यान देंगे तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का पीरियड था बेटा 1872 से लेकर के 1876। 1872 से लेकर के 1876। यानी क्लियर हो गया कि लॉर्ड मेयो के पश्चात भारत का अगला जो गवर्नर, अगला जो वायसराय बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका पीरियड है 1872 से लेकर के 76 तक। क्लियर है? अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इनके समय में क्या क्या हुआ, इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो क्या क्या थी, जान जाइए। तो इनके समय में ही कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन ये क्या है बता रहे हैं आपको हम। इन्हीं के शासनकाल में ऐसे कूका आंदोलन जो था जोर पकड़ा था। ऐसे कूका आंदोलन की बात करें तो कूका आंदोलन जो चली थी 1840 से लेकर के 1872 तक, ये बता दें आपको। 1840 से लेकर के 1872 तक एक कूका आंदोलन चली थी। कूका आंदोलन क्यों चलाया गया, कौन चलाया, इससे क्या फायदा हुआ, आपको हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। कूका आंदोलन की बात करें तो कुछ आंदोलन आपको इसमें भी आ जाएगा। कूका आंदोलन ऐसे पंजाब में चला गया था। और पंजाब में जानते हैं आप, गौर से सुनिएगा समझ में आ जाएगी आपको। आपको पता है कि पंजाब में ज्यादातर सिख समुदाय के लोग रहते हैं। आपको पता है कि पंजाब में ज्यादातर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, ये आप लोग वाकिफ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिख समुदाय के लोग रहते हैं पंजाब में ज्यादातर। तो आपको ध्यान देंगे, एक पंजाब का एक व्यक्ति था, सिख था, जिसका नाम था राम सिंह कूका। जानेंगे एक व्यक्ति था, इस आंदोलन का नेतृत्व वही किया था आपको, राम सिंह कूका। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो कौन किया था, राम सिंह कूका। तो एक क्यों आंदोलन किया था बता रहे हैं आपको। सिख धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी, सिख समुदाय के लोगों में या सिख धर्म में जो बुराइयां शामिल थी या जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने कूका आंदोलन चलाया। कूका आंदोलन चलाया कौन, राम सिंह कूका, कि ताकि सिख समुदाय के लोगों में जो बुराइयां हैं जानेंगे वो समाप्त हो जाए, या जो सिख धर्म में जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए, यानी ये शुद्ध हो जाए। ठीक है, जिसके लिए आंदोलन चला। हालांकि आगे चल कर करके ये जो कूका आंदोलन चलाने वाले नेता थे, सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने भी लगे थे। लेकिन प्रारंभ में ये जो आंदोलन शुरू की गई थी वो सिख समुदाय के लोगों में या सिख धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है?
और बाद में ये आपको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी ये भाग ली। चलिए गौर करेंगे तो कूका आंदोलन का पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है। कूका आंदोलन ऐसे मुख्य रूप से पंजाब में चलाया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम सिंह कूका। हालांकि शुरू में भगत जवाहरलाल भी थे, लेकिन मेन थे राम सिंह कूका। तो कूका आंदोलन किनके समय में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, याद रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे 1872-73 में बंगाल में अकाल पड़ा। बंगाल में, याद रखिएगा, भयंकर। तो इन्हीं के शासनकाल में दूसरा काम हुआ कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल में भयंकर अकाल। देखिए उड़ीसा में अकाल पड़ा किनके समय में? सर जॉन लॉरेंस, जो इसके पहले बताए थे। और ध्यान देंगे बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा किनके समय में? तो हम कहेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। हालांकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारतीयों को खुश करने के लिए कहा था कि मेरा उद्देश्य भारत से नाजायज करों को हटाना है, जो नाजायज नियम भी बना हुआ है उसको हटाना है। तो एक अभी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के हित के संबंध में बातें कही थी कि मेरा उद्देश्य, जो हम शासन कर रहे हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक कह रहे हैं वो कि हम जो शासन कर रहे हैं वो शासन करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग पर, यानी भारतीयों पर, जो नाजायज कर लगा हुआ है या अनावश्यक कर लगा हुआ है उस करों को हटाना। साथ ही साथ जो आप पर जो आलतू फालतू जो नियम बना हुआ आपके ऊपर या आपके लिए, उसको भी हटाना मेरा प्राथमिकता है। ये बात कही थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। किसने कही थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखेंगे तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ये भी हुआ। देखेंगे तो ये भी पूछ सकता है कि किस वायसराय का कथन है कि मेरा उद्देश्य भारत से अनावश्यक करों को हटाना है? तो आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इतना ही नहीं, बता दें इन्हीं के शासनकाल में स्वेज नहर का द्वार खोल दिया गया था। स्वेज नहर का नाम सुनोगे आप लोग? कह देंगे, क्लियर कर दें, इन्हीं के शासनकाल में स्वेज नहर, आपको बता दें इन्हीं के शासनकाल में स्वेज नहर का द्वार खोल दिया गया था। ऐसे स्वेज नहर के बारे में आप लोग वाकिफ हैं कि स्वेज नहर का निर्माण काम, स्वेज नहर आप जानते होंगे कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन भी पूछता है कि स्वेज नहर, नहर बनाया गया व्यापार करने के लिए। जानेंगे स्वेज नहर आप जानते होंगे कि लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया। और बता दें कि इसका निर्माण काम जो शुरू हुआ था 1854 में, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था कब? 1854 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1854 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1854। स्वेज नहर का निर्माण काम कब शुरू हुआ था? 1854 में। हालांकि इसको बनाने के लिए, स्वेज नहर को बनाने के लिए जो इंजीनियर नियुक्त किए गए थे उनका नाम था फ्रांसीसी इंजीनियर था, जिसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स। स्वेज नहर के निर्माण के लिए जो इंजीनियर नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स, उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये भी याद रखिएगा। इसका निर्माण कार्य 54 में शुरू हुआ, लेकिन ये बनकर तैयार हुआ 1869 में। 1869 में। लेकिन गौर करेंगे, सबको पता है कि इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 54 में और 1869 में बनकर तैयार हो गया। और एक खोल दिया गया इसका द्वार व्यापार करने के लिए, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए इसका द्वार खोल दिया गया। आपको ध्यान देंगे 1872 में, किनके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। तो स्वेज नहर का द्वार जानेंगे खोल दिया गया किनके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। जानेंगे तो स्वेज नहर का खुल जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच, या यूरोप में ब्रिटेन भी कह सकते हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करने में सुविधा हो गई। और कहा जाता है कि 7 किलोमीटर की दूरी का 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ऐसे पहले भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार होता था बहुत घूम करके व्यापार होता था, लेकिन इस नहर बन जाने से एक शॉर्टकट रास्ता हो गया। इस शॉर्टकट रास्ता बन जाने से आपको 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, तो स्वेज नहर का द्वार व्यापार हेतु किनके समय में खोला गया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऐसे ये बोलते बोल दें
कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। 3 तरह की बात इस संपूर्ण देश के लिए खोल दिया गया कि व्यापार करेंगे। ध्यान देंगे, सुएज नहर कोई नदी पर नहीं है कुंदन। ध्यान देंगे, अरे बेटा तो कोई नदी पर बनता है नहर। ध्यान देंगे, यहाँ पर तो समुद्र में ना बेटा, आपका लाल सागर और भूमध्य सागर में है। ध्यान देंगे, एक कोई नदी पर नहीं है। ध्यान देंगे, इस समुद्र में 2 समुद्र को जोड़ा गया है। बीच में जो रास्ता था काट कर करके, जैसे मान लो बेटा तुम कि एक समुद्र यहाँ है, एक समुद्र यहाँ है, बीच में सूखा स्थल है, इसको जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि मिस्र का एरिया पड़ता है, इसको काट करके नहर बनाया गया या जोड़ा गया। ऐसा नहीं कोई नदी पर बना हुआ है वो। जानेंगे तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में की गई। ऐसे सब लोग वाकिफ हैं कि सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। जानेंगे, और इसकी गहराई है, जानेंगे 16 औसत गहराई, इसकी औसत गहराई है 16.15 मीटर। इसकी औसत गहराई है। और इसकी आपको पता है, इसकी चौड़ाई के बारे में कहा जाता है, इसकी मैक्सिमम चौड़ाई है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई है 60 मीटर। क्योंकि चौड़ा ज्यादा है कम है, तो अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई है 60 मीटर। किसका? सुएज नहर का। तो गौर करेंगे तो सुएज नहर का द्वार आपको व्यापार हेतु आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही खोला गया। ध्यान देंगे, आपको प्रीति कुमारी का कहना कि इसको फिर से रिपीट कीजिए, सुन लेंगे। आपको सुएज नहर जो बनाया गया, ध्यान देंगे, आपको सुएज नहर का कार्य जो बनना शुरू हुआ 1854 में, बनकर तैयार हुआ 1869 में। क्लियर है? इस नहर को बनाने के लिए जो इंजीनियर नियुक्त किया गया, उस इंजीनियर का नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। उस इंजीनियर का नाम क्या था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। क्लियर है? जानेंगे, और कहा जाता है कि बन तो गया 1869 में, लेकिन बनाया गया व्यापार हेतु, लेकिन ये व्यापार हेतु इसको खोल दिया गया, सुएज नहर का दरवाजा खोल दिया गया। आपको किनके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में 1872 में। और जब इसका द्वार खोल दिया गया तो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करना आसान हो गया। पहले घूम करके व्यापार होता था और अब शॉर्टकट एक रास्ता बन गया, जानेंगे, जिससे 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई। जानेंगे, आप ऐसे समझो, अगर दिक्कत है तो मान लो बेटा कि ये आपका ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, इंडिया है। पहले ध्यान देंगे ऐसे घूम करके यहाँ आता था लोग, अब एक सीधा रास्ता बन गया, तो दूरी तो कम है ना। तो ये जो दोनों दूरी का डिफरेंस है 7000 किलोमीटर। गौ करेंगे, क्लियर है? आपको सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और इसकी गहराई, औसतन गहराई जो एवरेज निकाला गया है वो 16.15 मीटर और इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है।